हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस बने हुए हैं। आप अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूस बने रहिए क्योंकि एग्जाम की डेट एकदम पास आ गई है। तो अपने को बिल्कुल भी अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और सीरियस होकर अपनी स्मार्ट स्टडी करनी है। तो चलिए, आप लोगों को सीरियस और स्मार्ट स्टडी कराने के लिए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मनोविज्ञान कक्षा 11 का जो चैप्टर है चिंतन, उसको। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन इसका वीडियो फर्स्ट पढ़ चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये है अपने एनसीईआरटी 2020 का संस्करण। फ्रेंड्स, आरबीएसई और एनसीईआरटी 2020 के संस्करण में फर्क सिर्फ इतना ही है कि इनके बाहर के कवर हैं वो अलग अलग हैं। बाकी अंदर का मटेरियल जो है ना वो सेम एज इट इज आरबीएसई का है, ऐसा ही एनसीईआरटी का है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सिलेबस प्लस अपन इसमें आरबीएसई को भी इंक्लूड मैंने इसमें कर रखा है, क्योंकि आरबीएसई एनसीईआरटी की थ्योरी जो है वो तो है सेम, लेकिन आरबीएसई के लास्ट में हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं जो मैंने इसी एनसीईआरटी में ऐड कर दिए हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही बुक से एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों का ही पूरा कंप्लीट कॉम्बो पैक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो आप तो बस निश्चिंत होकर पढ़िए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे पता है, और आपका टाइम बहुत कीमती है, तो इसको वेस्ट नहीं करना है। चलिए देखिए, अपन पढ़ रहे थे चिंतन। चिंतन के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि अपन ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था चिंतन में। तो देखिए, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि चिंतन क्या होता है, चिंतन का स्वरूप कैसा है और चिंतन की क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा अपन ने समस्या समाधान भी पढ़ लिया था। अब अपने को पढ़ना है इस वीडियो में तर्कना, निर्णयन, सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप और प्रक्रिया, सृजनात्मक चिंतन का विकास, फिर विचार एवं भाषा आ जाता है, जो कि अपने रीट लेवल पर नहीं है। फ्रेंड्स, अपने को ये पॉइंट्स और पढ़ने हैं, उसके बाद में अपना आज वाला जो चिंतन का वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले अपने सामने आता है तर्कना। तर्कना जिसको अपन कहते हैं रीजनिंग। अब ये क्या होती है फ्रेंड्स? तर्कना एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है, या अपन कहें फलदायी चिंतन है। मतलब क्या है तर्कना? एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है जिसके द्वारा अपने को कोई समस्या है उसका हल मिलता है, या अपने को फल मिलता है उस चिंतन का। कोई भी व्यक्ति है वो तर्कना के द्वारा, तर्कना के थ्रू वो क्या करता है, जो उसकी चिंतन होता है ना, उसको एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है और इसी के आधार पर अपने तर्क वितर्क करके अपनी समस्या का समाधान या निष्कर्ष निकालता है। अब पूछ लेंगे तर्कना है कितने प्रकार की। तो फ्रेंड्स, जो तर्कना है वो अपनी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। जैसे कौन कौन सी है देखिए। पहली तो है अपनी निगमनात्मक तर्कना, दूसरी अपनी आगमनात्मक तर्कना, तीसरी है अपनी आलोचनात्मक तर्कना और चौथी है अपनी सादृश्यवाची तर्कना। अब ये क्या क्या है? तो देखिए, जो आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। चिंतन आगमनात्मक और निगमनात्मक 2 प्रकार के होते हैं, तो वही ये तर्कना में भी लागू होता है। निगमनात्मक में जैसे आपके सामने समस्या होती है, आप वैसे ही उस समस्या का सॉल्यूशन देखते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं करते हैं। और आगमनात्मक तर्कना क्या होती है कि आपके सामने जो समस्या दी होती है उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नई चीज ऐड करके उसके बाद में उसका सॉल्यूशन या निष्कर्ष निकालते हैं। ये हो गई आपकी निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्कना। थर्ड है आपकी आलोचनात्मक तर्कना। इसमें फ्रेंड्स आप क्या करते हैं कि आप कोई भी समस्या होती है उसको, उसके समाधान के समय आप क्या करते हैं, उसके गुण और दोष की परख कर लेते हैं, उसके बाद में ही उसके अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। फिर लास्ट है अपनी सादृश्यवाची तर्कना। ये क्या होती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसमें कोई व्यक्ति है वो अपने उपमा के आधार पर क्या करता है, तर्क वितर्क करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे जो टीचर है वो स्टूडेंट से पूछ ले कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना थी, कैसे बताइए। तो आप वहां पर उसको जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करेंगे, आप उसमें तर्क वितर्क करेंगे कि कौन सा में दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, इस वजह से जो रानी लक्ष्मीबाई है वो राणा प्रताप के समान वीरांगना थी। उसके बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये हो गया आपका सादृश्यवाची, मतलब आप उस दृश्य को क्रिएट करेंगे कि कैसा क्या हुआ होगा उस टाइम पर, तो उसको अपन कहते हैं सादृश्यवाची तर्कना। ये अपने तर्कना के 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आगे देखिए कि अपने को और क्या बता रखा है। तो फ्रेंड्स, आगे अपने को दे रखा है निर्णयन। निर्णयन क्या होता है? अब निर्णयन में आपको बता दूं, इसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं जिनमें से उसे किसी एक को चुनना होता है। यह भी एक तरह का क्या है, समस्या समाधान है। निर्णयन क्या हो गया? ये एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार हो गया। इसमें से कई विकल्प होते हैं व्यक्ति के सामने, उसमें से वो जो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है ना, उसमें से किसी एक को चुनता है होता है। जैसे आप लोगों के सामने मतलब कई विकल्प हैं जॉब के लिए, लेकिन आपने एक को चुन रखा है, किसको? रीट को चुन रखा है। तो ये क्या है? ये आपकी समस्या समाधान का तरीका है कि आप अगर इसमें जॉब लग जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो कई विकल्प हैं जॉब के, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, रीट है, पुलिस है, एसआई है, मतलब ढेरों जॉब के आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन आपने रीट को चुना है क्योंकि ये आपकी समस्या का समाधान कर सकती है, आपको ऐसा लगता है, इसीलिए ये आपका निर्णय है। आपने क्या कर रखा है? आपने निर्णय ले रखा है कि आपको रीट को ही क्लियर करना है। ओके, तो ये क्या है? एक प्रकार का समस्या समाधान व्यवहार है। ये यहाँ पर हो गया आपका निर्णय। अब आगे अपन देखते हैं सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? सबसे पहले तो वो देखिए। तो फ्रेंड्स, सृजनात्मक चिंतन किसी समस्या का नई प्रकार का समाधान खोजने, आविष्कार
करने, कविता लिखने, चित्र बनाने या फिर नया विचार देने, किसी बीमारी को चिकित्सा या रोकथाम को नई दिशा देने इत्यादि सभी क्या है, सृजनात्मक है। ये है अपने किसी पूर्व अनुभव पर आधारित अपने भविष्य की कोई नई सोच अपन करते हैं ना, वो होता है अपना सृजनात्मक चिंतन। जो अपने पूर्व अनुभवों पर आधारित होकर कोई नई सोच अपन विकसित कर लेते हैं या कोई नया अपने आइडिया आ जाता है, उसको कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। जैसे फ्रेंड्स, सृजनात्मक में अपन क्या करते हैं, हमेशा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ नया क्रिएटिव बनाते हैं आइडिया। कुछ नया क्रिएटिव पैदा करना ही क्या कहलाता है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है सृजनात्मक चिंतन की स्वरूप और प्रक्रिया। तो सृजनात्मक चिंतन जो होता है उसके क्या स्वरूप है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सृजनात्मक चिंतन एक तो जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार का होता है। कैसा होता है, एक तो जन्मजात भी होता है, दूसरा अर्जित भी होता है। इसके अलावा जो सृजनात्मकता है वो सार्वभौमिक होती है, मतलब सब जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं किसी एक विशेष जगह पर ही पाई जाएगी, वो सब जगह पाई जाती है दुनिया में। इसके अलावा जो सृजनात्मक चिंतन है वो प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, मतलब ये एक प्रोसेस भी है और एक रिजल्ट भी है। जो सृजनात्मक चिंतन है वो प्रोसेस भी है और रिजल्ट भी है। इसके अलावा जो सृजनात्मक चिंतन है वो कैसा चिंतन है, वो एक अपसारी चिंतन है, यानी आपको एक जगह समेट कर नहीं रखता, वो आपको खुलकर सोचने में मदद करता है। मतलब आप जितना अपने दिमाग को, अपनी जो कल्पना है उसको ले जा सकते हैं, उतना आप उसको फैलाइए, उतना आप उसमें ऐड कीजिए। तो सृजनात्मक चिंतन क्या है, एक अपसारी चिंतन भी है। ये कुछ स्वरूप इसमें बताए गए हैं सृजनात्मक चिंतन के, ये अपन ने देख लिया। अब आगे देखिए सृजनात्मक चिंतन में और क्या क्या बता रखा है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको बता रखा है कि सृजनात्मक चिंतन के स्वरूपों में कि इसमें निम्न चीजें शामिल हैं। एक तो है अपना चिंतन प्रवाह, दूसरा है अपना लचीलापन, तीसरा अपनी मौलिकता और चौथा है अपना विस्तारण। अब ये चीजें क्या हैं, ये कैसे सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं, तो देखिए चिंतन का प्रवाह क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये अपने को सबको पता है कि किसी समस्या के लिए अपने विचार उत्पन्न करने की योग्यता क्या है, चिंतन है। और एक व्यक्ति जितने अधिक विचार उत्पन्न करता है उसके चिंतन प्रवाह की योग्यता भी उतनी ही अधिक होती है। जो व्यक्ति जितने ज्यादा विचार अपने प्रस्तुत करेगा उसमें जो चिंतन के प्रवाह की जो दर होगी वो कितनी होगी, वो ज्यादा होगी। दूसरा अपने को बता रखा है लचीलापन। लचीलापन क्या होता है, इसमें चिंतन में विविधताओं को इंगित करता है। यह एक वस्तु से विभिन्न उपयोगों के बारे में चिंतन करना अथवा चित्र या कहानी की अलग अलग तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करना अथवा एक समस्या का समाधान करने की विविध पद्धतियों की विभिन्न व्याख्याओं के संबंध में चिंतन हो सकता है। मतलब एक तरीके से ही आप चिंतन ना करके उसमें ज्यादा से ज्यादा विविधताओं को शामिल कीजिए, जिसमें आप कभी चित्र को शामिल कर दीजिए, कभी कहानी को कर दीजिए, कभी कुछ तरीकों से। मतलब आपका जो चिंतन है उसमें लचीलापन होना चाहिए, एक निरस्ता नहीं होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, सभी चीजों का सम्मिलन होना चाहिए। तीसरा है आपका मौलिकता। मौलिकता क्या होती है, आपका जो पुराना ज्ञान है उसमें आप नए विचारों को ऐड करके दोबारा उस चीज का जो है समस्या का समाधान निकालें, उसको कहते हैं मौलिकता। पुराने विचारों के साथ में जब नए विचार जब ऐड हो जाते हैं उसके बाद में जो अपने असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं मौलिकता, यानी पुराने के साथ में नई चीज का ऐड कर देना ही कहलाता है मौलिकता। लास्ट है आपका विस्तारण। यह क्या है, तो विस्तारण वह योग्यता है जो एक व्यक्ति को नए विचार के विस्तार से जानने तथा उसके निहितार्थ को समझने में सक्षम बनाती है। विस्तारण क्या हो गया कि ये एक योग्यता है जो व्यक्ति को नए विचार के विस्तार से जानने तथा उसके निहितार्थ को समझने में सक्षम बनाती है। ये आपके स्वरूप बता दिए, इनमें चार चीजें बता दी कि सृजनात्मक चिंतन में आपकी चार चीजें शामिल होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले चिंतन का प्रवाह, उसके बाद लचीलापन, फिर होता है मौलिकता, चौथा लास्ट में है विस्तारण। ये चार चीजों से मिलकर बनता है आपका सृजनात्मक चिंतन। अब देखिए आगे सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। सृजनात्मक चिंतन की क्या प्रक्रिया है, आप कोई सृजनात्मक चिंतन करते हैं तो उसकी क्या एक प्रोसेस है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो फ्रेंड्स कोई भी सृजनात्मक चिंतन करने के लिए आपको निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या है कि आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई भी समस्या आपके सामने है तो आपको सृजनात्मक चिंतन करने के लिए सबसे पहले तो मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो ये है आपकी तैयारी या प्रिपरेशन। फिर ये आपकी होगी तैयारी की अवस्था। उसके बाद में आपका सेकंड आता है आपका उद्भवन, जिसको अपन कहते हैं इंक्यूबेशन। इसमें क्या होता है कि आप मतलब समस्या का समाधान खोज रहे हैं, आपसे नहीं उसका समाधान निकल रहा है, आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपको कहा जाता है कि आप थोड़े से समय के लिए रुक जाइए। थोड़े से समय के लिए रुक जाइए, अपने जो माइंड है उसको रिलैक्स कीजिए। तो इसको अपन कहते हैं उद्भवन या फिर इंक्यूबेशन टाइम, जिसमें आप थोड़ी सी समय के लिए रुक जाते हैं, समस्या पर विचार करना आप छोड़ देते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप समस्या को नहीं सोचते हैं। तो ये है आपका इंक्यूबेशन टाइम। इसमें क्या होता है कई बार कि आप जब विचार करना छोड़ देते हैं तो आप कोई और कार्यों में लग जाते हैं, उस टाइम पर भी आपके विचार आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आप पूरे टाइम समस्या का समाधान ढूंढने में बैठे तभी आपके विचार आएंगे। आप कोई भी काम अदर कर रहे हैं तो आपको वो काम
काम करते करते भी आपको उस समस्या का समाधान आ सकता है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है आपको प्रदीप्ति। प्रदीप्ति क्या होता है, जिसको अपन कहते हैं इल्यूमिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ही वो विचार आपके दिमाग में आएगा, समस्या का समाधान आएगा, तो आप उस जैसे ही आपको वो अनुभव हुआ कि आपको उस समस्या का समाधान पता चल गया है, तो आपका वो जो अनुभव होता है ना, वो क्षण होता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपको उसका समाधान पता चल गया है, उसको कहते हैं प्रदीप्ति या इल्यूमिनेशन, जिसमें आप उस समस्या के साथ उसके समाधान को जोड़ देते हैं, उसको कहते हैं इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति। फिर लास्ट में क्या होता है, समस्या का समाधान मिल गया तो आप उसका सत्यापन करते हैं कि ये अपना जो समस्या समाधान है ये सही है या नहीं है, तो आप उस चीज का सत्यापन करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। ये है सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया, जिससे होकर आप कोई सृजनात्मक चिंतन उत्पन्न करते हैं। ये आपका हो गया सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। आगे है अपना सृजनात्मक चिंतन का विकास। अब ये कैसे होता है सबको पता है, इसको बार बार रिकॉल कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए, इसके साथ जितना ज्यादा अभ्यास है वो कीजिए, आप किसी को ट्रेंड कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, उसके द्वारा भी आपके सृजनात्मक योग्यताएं हैं उनका विकास होगा। फिर आपकी जो कल्पना है उसमें क्या होगा, लचीलापन होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। इस कारण भी क्या है, आपकी जो कल्पना है वो विकसित होगी, आप में सृजनात्मक विकास जो है वो उत्पन्न होगा। इसके अलावा ये आपको सबको पता है कि ये आनुवांशिक होते हैं, सब व्यक्तियों में भिन्न भिन्न सृजनात्मकता पाई जाती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम पाई जाती है। तो इसका जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही इसमें आपका विकास होता रहेगा। तो सृजनात्मक चिंतन का विकास कैसा है, अभ्यास द्वारा है, पुनः बार बार इसको रिकॉल करने से भी आपका सृजनात्मक चिंतन है वो विकसित होता है। ये जनरल सी बातें हैं, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। फिर आगे है सृजनात्मक चिंतन के अवरोध। वही अवरोध है, परिवार का अवरोध मान लीजिए, वातावरण का मान लीजिए, वंशानुक्रम का मान लीजिए, या सामाजिक दबाव मान लीजिए, या फिर दुश्चिंता मान लीजिए। इनके कारण क्या होता है, आपका जो सृजनात्मक चिंतन है वो अवरुद्ध हो जाता है, नहीं हो पाता है। फिर सृजनात्मक चिंतन के उपाय बताए हैं, एकदम जनरल सी बातें हैं, कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर देंगे। फिर यहाँ से आपका विचार है भाषा शुरू हो जाता है, जो अपने रीड लेवल पर है नहीं, तो ये अपने को करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर अपना फिर आ जाती है अपनी समरी, ये अपने को करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या है, ये तो क्रीम है पूरे चैप्टर की, ये तो जान है पूरे चैप्टर की। इसको नहीं करेंगे तो चैप्टर अधूरा है, आत्मा ही खत्म है पूरे चैप्टर की। इसीलिए अपने को इसको तो पक्के से करना है। तो चलिए देख लेते हैं सारांश। इसमें क्या दे रखा है, पहला है अपना चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम सूचनाओं अर्जित अथवा संचित का प्रहस्थन करते हैं। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया है, जिसका अनुमान व्यवहार से किया जा सकता है। चिंतन में मानस चित्रण नहीं है, जो या तो मानसिक प्रतिमा अथवा संप्रत्यय हो सकता है। नेक्स्ट है अपना समस्या समाधान, तर्कना, निर्णय करना तथा सृजनात्मक चिंतन जटिल विचार प्रक्रियाएं हैं। ओके, ये तो समझ में आ ही रही होंगी, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। फिर है समस्या समाधान, विशिष्ट समस्याओं के समाधान की ओर निर्देशित चिंतन है। ठीक है, ये किसी विशिष्ट समस्याओं की तरफ ही निर्देशित चिंतन होता है समस्या का समाधान। फिर आगे है मानसिक विन्यास, कार्यात्मक स्थिरता, अभिप्रेरणा का अभाव तथा दृढ़ प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए कुछ बाधाएं हैं। ओके, आगे है तर्कना भी समस्या समाधान की तरह लक्ष्य निर्देशित होती है। इसमें निष्कर्ष निकालना होता है और यह निगमनात्मक अथवा आगमनात्मक हो सकती है। तर्क भी क्या है, एक समस्या समाधान का ही प्रोसेस है, जिसमें आपने को क्या होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। ये निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। फिर आगे है निर्णय लेने में हम निष्कर्ष निकालते हैं, मत बनाते हैं, वस्तुओं या घटनाओं के संबंध में निर्णय लेते हैं। आगे निर्णय में व्यक्ति को उपलब्ध विकल्पों में से चयन करना होता है। किसी एक चीज का डिसीजन करते हैं तो विकल्प होते हैं अपने सामने, उसमें से ही तो करते हैं। आगे निर्णय लेना तथा निर्णयन, ये क्या है, आपस में अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। आगे देखिए आपके और क्या पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। आगे है आपका सृजनात्मक चिंतन में कुछ नई व मौलिक चीजों को उत्पन्न करना निहित है, चाहे वह एक विचार हो, वस्तु हो अथवा किसी समस्या का समाधान हो। सृजनात्मक चिंतन में आप कुछ ना कुछ नया ही तो उत्पन्न करते हैं, तो कुछ ना कुछ नई चीजों को या मौलिक चीजों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, सृजनात्मक चिंतन कहलाता है, चाहे वो विचार हो, चाहे वस्तु हो, या कोई समस्या का समाधान हो। आगे है सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति की बाधाओं को दूर करने तथा सृजनात्मक चिंतन कौशलों एवं योग्यताओं को बढ़ाने वाले उपायों के उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये आपको पता है कि सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए आपको क्या क्या करना है, तो बाधाओं को दूर करना है, कौशलों को बढ़ाना है, योग्यता को बढ़ाने वाले उपाय सोचने हैं। ये सब जनरल सी बातें हैं। फिर भाषा स्पष्ट रूप से मानवीय विशेषता है। भाषा क्या है, मानवीय विशेषता है, सिर्फ मानव ही बोल सकते हैं, बाकी और प्राणी नहीं बोल सकते मानव के अलावा। तो मानवीय विशेषता है क्या, भाषा। इसमें प्रतीक होते हैं जो मनुष्यों के बीच आशय, अनुभूतियों, अभिप्रेरकों तथा इच्छाओं को संप्रेषित करने के लिए कुछ नियमों के आधार पर संगठित होते हैं। नेक्स्ट है भाषा में प्रमुख विकास प्रथम 2 से 3 साल की उम्र के दौरान होता है। भाषा एवं विचार जटिल रूप से संबंधित हैं। तो ये अपने 3 पॉइंट वैसे अपने सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने देख लिए।
आगे देखिए अपने जो आरबीसी 2020 में जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस दे रखे हैं वो मैंने यहाँ पर इसी में ऐड कर रखे हैं ताकि आपको 2 बुक्स अलग अलग टाइम पर नहीं देखनी पड़े, एक ही बुक से आपका काम चल जाए। तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला है, कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि चिंतन में सिर्फ 3 ही चीजें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो संप्रत्यय होता है, एक प्रतिमा होती है और एक प्रतीक होता है। लेकिन जो भाषा है वो क्या है, वो अपने चिंतन में हर बार सम्मिलित नहीं होती। ये कभी कभी भाषा जो है वो चिंतन में सम्मिलित होती है, हर बार नहीं होती। तो चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता भाषा। नेक्स्ट आपका स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। मैंने आपको बताया था चिंतन 2 प्रकार का होता है, एक तो है स्वली चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। स्वली चिंतन क्या था? तो ये फ्रेंड्स ये कल्पनाओं से घिरा हुआ था जिसमें अपन काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की क्या करते थे, अभिव्यक्ति करते थे। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होता था, ये सिर्फ कल्पनाओं के बारे में ही अपन व्याख्या करते हैं। स्वप्न वर्णन या स्वप्न चित्र का वर्णन अपन करते हैं, अपनी अभिलाषा अपनी इच्छाओं का जो अपन वर्णन करते हैं जो सिर्फ काल्पनिक है, यथार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं है, समस्या के समाधान से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो किस में आ जाते थे, वो स्वली चिंतन में आ जाते थे। तो स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति किसकी होती है, वो काल्पनिक विचारों की होती है और इच्छाओं की होती है, स्वप्न की होती है। ओके, नेक्स्ट है अपना, कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। तो स्वली चिंतन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है क्योंकि जो अपने यथार्थवादी चिंतन है उसमें तो अपने को पता है कि अपन वास्तविक चिंतन करते हैं, जो वास्तविक समस्या होती है उसके ऊपर चिंतन करते हैं, समस्या समाधान के ऊपर चिंतन करते हैं। और स्वली चिंतन क्या है, काल्पनिक चिंतन है जिसका यथार्थ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है स्वली चिंतन। ओके, नेक्स्ट अपना कि श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है, यह उदाहरण है। जहां पर भी गुण दोष आ जाए आपको तो एक ही चीज याद रखनी है, क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा। गुण दोष यानी आलोचना, किसी चीज की अच्छाई बुराई या गुण दोष देखकर अपन कोई चीज के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, उसको कहते हैं अपन आलोचनात्मक चिंतन। जो आरबीएससी की बुक थी उसमें गलती से स्वली चिंतन लिख रखा था जो एकदम गलत ऑप्शन है, वहां पर शायद मिस प्रिंटिंग हो गया था, इसीलिए वहां का जो ऑप्शन है वो स्वली हो गया था, लेकिन इसका क्या होगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा, याद रखिएगा। आगे है, यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा। बता दिया है कि क्या करना है, घटाना है, तो घटाने का एक ही नियम है, आपको बता दिया 10 में से 4 घटाने पर 6 आएगा, मतलब आपको उस नियम के थ्रू ही चलना है। तो इस समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार का चिंतन करेगा, सबको पता है निगमनात्मक चिंतन करेगा या फिर अपन इसको कह दें अभिसारी चिंतन करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक 10 में से 4 निकालने पर सेम है, एक ही आंसर आएगा, नियम उसको फॉलो करेगा, तो नियम फॉलो करेगा तो निगमनात्मक चिंतन हो, एक ही इसका आंसर निकलने वाला है, अभिसारी चिंतन हो गया, ज्यादा और इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो एक इसका बंधा बनाया आंसर हो गया, तो ये अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन हो गया। ओके, लास्ट है अपना, चिंतन में हमेशा सम्मिलित होते हैं। क्या क्या सम्मिलित होते हैं, मैंने आपको बताया था कि चिंतन में हमेशा सिर्फ 3 चीजें सम्मिलित होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली है संप्रत्यय, दूसरा है प्रतिमा, तीसरी है प्रतीक। तो संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक ये क्या है, हमेशा चिंतन में सम्मिलित होती हैं, भाषा जो है वो कभी कभी सम्मिलित होती है। ओके, यहाँ पर अपन ने देख लिया अपना चिंतन का पूरा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, जितना भी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया है अपन ने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया है चिंतन का पूरा चैप्टर। उम्मीद करती हूँ सारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दीजिए, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको मटेरियल दे रही हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप उसको शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बार बात मानेंगे और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल पर कंटिन्यू यूं ही बने रहिएगा।